हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिहारों में मिहिर भोज के। इससे पहले के हमने सभी शासक पढ़ लिए हैं और यह वीडियो हमारा मिहिर भोज को लेकर के बनाया गया है। तो शुरू करते हैं हम राजस्थान का इतिहास गुर्जर प्रतिहार वंश में मिहिर भोज को। हमारा जो चल रहा है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार, और इस गुर्जर प्रतिहार में हमारा जो राजा है वो है मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज के बारे में हमें अध्ययन करना था। हमने बात की कि मिहिर भोज शासक कब बना। ठीक है, तो ये शासक बना था 836 से 885 ईस्वी के बीच। हमने बात की कि इसकी उपाधि कौन कौन सी हैं। तो इसकी दो उपाधियों की बात की हमने। पहली आदि वराह, और ये उपाधि हमें कहाँ से मिलती है, तो इसके ग्वालियर प्रशस्ति से हमें यह उपाधि मिलती है। मिहिर भोज की जो ग्वालियर प्रशस्ति है वहां से। दूसरी उपाधि है इसकी प्रभास। ठीक है, जिसका उल्लेख कहाँ से होता है, जिसका उल्लेख होता है दौलतपुर लेख। ठीक है, यदि हम इतिहास में बात करें तो इतिहास में लगभग 4 भोज ऐसे हैं जिनके बारे में हमें अध्ययन करना होता है। पहला कौन सा है, एक तो है प्रतिहार मिहिर भोज। ठीक है, एक हम पढ़ते हैं भोज जो सिसोदियाओं में है। भोज सिसोदिया। ठीक है, एक हम पढ़ते हैं भोज परमार। और एक हम पढ़ते हैं भोज सवाई भोज या भोज बकलावत। सवाई भोज या भोज बकलावत। मिहिर भोज की तो हमने बात करी ली, हम पढ़ ही रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश में। भोज सिसोदिया जो था ये कौन था, तो ये था मीराबाई का पति, जिसे ओढ़ना राजकुमार कहा जाता है। भोज परमार ये था जिसके व्यक्तित्व में वो कहावत कही गई है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेरे। तो ये वो भोज है। ठीक है, सवाई भोज या भोज बगड़ावत कौन है, तो ये है देव नारायण के फादर। देव नारायण जी के फादर। ठीक है, देव नारायण जी जो लोक देवता है उनके पिता सवाई भोज या भोज बगड़ावत। तो आप एक बार ये भी नोट डाउन कर लें। ओके, तो हम बात करते हैं आगे। मिहिर भोज। तो मिहिर भोज की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, तो वो है इसके समय जो ग्वालियर प्रशस्ति अंकित करवाई गई थी वो। ठीक है,
ग्वालियर प्रशस्ति। किसने अंकित करवाई? मिहिर भोज ने। तो इसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत है ग्वालियर प्रशस्ति, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। इसका एक और लेख मिला है हमें, एक लेख मिला है। ये लेख कहाँ से मिला है? तो बदाल गांव से। बदाल गांव से हमसे इसके अलावा और किसका लेख मिला है? तो हमने देखा नाग भट्ट सेकंड का लेख मिला है। इसमें कहा गया था कि लंबकूप काम को दान में दे दिया है, ठीक है, तुगल भट्ट को कहा था ना। तो ये बदाल लेख उसका अलग है, ये मिहिर भोज का अलग मिला है बदाल, ठीक है, बदाल गांव से ही मिला है। उसके बाद यदि हम बात करें तो इसने क्या किया, इसका पुत्र है महेंद्रपाल। तो इस महेंद्रपाल का शिक्षक बना दिया इसने राजशेखर को, ठीक है। और इस राजशेखर की रचनाओं के बारे में हमने कहा था कि हम पढ़ेंगे, तो अभी आएगा महेंद्रपाल तब हम बात करें। तो राजशेखर की बहुत सारी रचनाएं, वही राजशेखर, महान कवि राजशेखर को इसका अपने पुत्र का क्या बना दिया? गुरु बना दिया, ठीक। इसके दरबार में ही, मिहिर भोज के दरबार में ही अरब यात्री आया, कौन सा अरब यात्री आया? अरब यात्री सुलेमान आया। हमने बात की थी इसकी पहले ही। अरब यात्री सुलेमान ने हमारे यहाँ के जो शासक थे, जो पृथ्वीहार थे, इनको क्या कहा? जुर्द कहा। अरब यात्रियों ने क्या कहा? जुर्द। सुलेमान क्या कहता है? सुलेमान कहता है कि मिहिर भोज अरबों का सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। इसने मिहिर भोज को बरुआ कहा। बरुआ, बरुआ का अर्थ क्या है? सबसे बड़ा शत्रु, ठीक है। इसने, सुलेमान ने भारत के प्रतिहारों के, और इसने क्या कहा? सुलेमान ने इसने प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, इसमें प्रतिहारों की आशु सेना, पालों की गज सेना और राष्ट्रकूटों की पैदल सेना। इसने कहा कि भारत में प्रतिहारों की आशु सेना, पाल की गज सेना, राष्ट्रकूट की पैदल सेना सर्वश्रेष्ठ है, इनसे बढ़कर कोई नहीं है, ठीक है। यह सभी जानकारी हमें किससे मिलती है? तो मिहिर भोज की बुक से मिलती है। इसकी बुक का नाम क्या है? इसका बुक का नाम है अखबार अल सिंध अल हिंद। अखबार अल सिंध अल हिंद, सिंध और हिंद की जानकारी, ठीक है। तो ये इसकी बुक है। तो ये हमें सभी जानकारी किससे मिल रही है? सुलेमान के, ठीक है। एक बार हम इन सबको लिखते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। मिहिर भोज ने ग्वालियर प्रशस्ति अंकित करवाई।
उन्हें ग्वालियर प्रशस्ति अंकित कर पाए। जिससे हमें मीर भोज की जानकारी मिलती है। इससे मीर भोज की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, खास बात दूसरी इसके बदाल गांव से इसका एक और लेख मिला है, तो ये भी लिखें। बदाल गांव से इसका भी लेख मिला है। ठीक है, तो अगली बात क्या है कि इसी के समय कौन आया? अरब यात्री सुलेमान आया। उससे पहले अपन एक और चीज़ यहीं नोट डाउन कर लें कि इसने राजशेखर को अपने पुत्र महेंद्रपाल का शिक्षक नियुक्त किया। ठीक है, और एक अगला पॉइंट बना के देखेंगे हम। सुलेमान, अरब यात्री सुलेमान इसके दरबार में आया। इसके दरबार में आया, इसने मिहिर भोज को बरुआ कहा और अरबों का सबसे बड़ा शत्रु बताया। इसने प्रत्यारों की आशुसेना पाल की गज सेना और राष्ट्रकूट की पैदल सेना सर्वश्रेष्ठ बताया। ठीक है, और इसने ये सभी जानकारी दी कहाँ है? तो ये सभी जानकारी इसने अपनी बुक में दी है। तो इसकी बुक कौन सी है? अखबार अल सिंध अल हिंद नोट डाउन करें।
तो अब हम इसको रब करते हैं और आगे बात करते हैं। अगला है कन्नौज विजय। अगला पॉइंट है इसका कन्नौज विजय। कन्नौज विजय को हम जाने समझे उससे पहले थोड़ी सी बातें करें। कन्नौज विजय हमने पहले ही पढ़ा था। कन्नौज पर जीतने के लिए इनको पहले पालों को पराजित करना होता था। तो इस समय पाल शासक कौन था? तो हमने बात की थी कि पहले देवपाल था। कौन था? देवपाल। देवपाल उस समय भारत का सबसे महान योद्धा था, तो इसको तो हरा ही नहीं सकता। ये बहुत ताकतवर शासक हुआ, ठीक, अपने समय का सबसे ताकतवर शासक। लेकिन इसका उत्तराधिकारी जो हुआ वो हुआ नारायण पाल। ये उत्तराधिकारी कैसा था? कमजोर उत्तराधिकारी। मेहरभोज ने नारायण पाल को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इसने हरा दिया देवपाल, सॉरी नारायण पाल को हरा दिया। और इधर राष्ट्रकूट हो रहे। राष्ट्रकूटों में इस समय शासक है सार्वभौम वर्ष। ठीक है, इस समय शासक कौन है? तो वो है सार्वभौम वर्ष। तो ये अपनी राजधानी को एलोरा से कहाँ ले गया? मान्यखेत। प्रतिहारों के डर के कारण, क्योंकि ये कैसा था? तो शांति प्रिय राजा है। इधर ये भी कैसा राजा है? ये भी शांति प्रिय है। ये दोनों शांति प्रिय राजा हैं। और मेहरभोज ने इस समय का लाभ उठाकर इसको पराजित कर दिया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। सार्वभौम वर्ष प्रतिहारों के भय से अपनी राजधानी को एलोरा से कहाँ ले गया? मान्यखेत ले गया। और इस प्रकार पूर्ण रूप से यदि हम बात करें मेहरभोज पर, मेहरभोज ने किस पर? कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ठीक है, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष में एक तरीके से प्रतिहार विजयी हो गई। ठीक है, विजयी हो गए किसमें? त्रिपक्षीय संघर्ष में। क्योंकि इस समय पाल और राष्ट्रकूट ये दोनों ही शासक कैसे हैं? कमजोर हैं। इसलिए पूर्ण रूप से नहीं तो लगभग विजय किनकी हो गई? प्रतिहारों की विजय हो गई। इस समय प्रतिहार जीत गए। और प्रतिहारों के सामंत कौन कौन से थे तो उनकी चर्चा करनी है। सामंत में हमने पढ़े थे मेहरभोज के सामंत कौन कौन है, तो शायद मैंने बता दिया हो, नहीं बताया तो फिर भी देख लें। एक तो हमें पढ़ना होता है चित्तौड़ के मौर्य, एक है मांड के बाटी, एक है जो साबर के चौहान हैं, साबर के चौहान, मंडौर के प्रतिहार, मंडौर और राजौरगढ़ के प्रतिहार, और निकुंभ जो ये पराजित कर दिए थे। 5 है। ठीक, इन 5 के बारे में ही हमें जानना। तो ये 5 हैं, इसके अलावा और बात करेंगे। तो साबर के चौहान में तो याद रखना है कि वो गुबक सेकंड था। ठीक है, तो
चलो ये सब हम नोट कर लेते हैं एक बार कन्नौज विजय को। कन्नौज विजय में क्या हुआ? देवपाल की मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी नारायण पाल हुआ। इसे हराकर मीर भोज ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रकूट सार्वभौम वर्ष प्रतिहारों के भय से अपनी राजधानी एलोरा से कहाँ ले गया? मान्यखेत। ये आपका कन्नौज विजय, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि इस तरह त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन विजय हुए? प्रतिहार विजय हुए। ये कंक्लूजन निकलता है इसका। अब आप मेयर भोज के सामंतों की बात करें तो सामंत कौन कौन थे इसके? तो नंबर 1 नंबर में हम पढ़ते हैं चित्तौड़ के मौर्य, नंबर 2 साबर का चौहान कुबक, सेकंड मांड के बाती निकुंभ, पांचवा है मंडोर और राजोड़गढ़ के प्रतिहार। नोट डाउन करें एक बार आप इसे। ठीक है,
तो इसको रफ करते हैं। साबर का जो चौहान है, साबर का चौहान कौन है? भूवक सेकंड। इसकी बहन है कलावती। तो इसने कलावती का विवाह कर दिया मिहिर भोज से। ठीक है, तो ये बात नोट करें। एक ही बात है कि साबर के चौहान भूवक सेकंड ने अपनी बहन कलावती का विवाह मिहिर भोज से कर दिया। साबर के चौहान भूवक तृतीय ने अपनी बहन कलावती का विवाह मिहिर भोज से कर दिया। और डाउन करें, एक ही बात है। ठीक है, अब हम इसके कला संस्कृति जो है, सांस्कृतिक उपलब्धि, उसकी बात करते हैं। मिहिर भोज की सांस्कृतिक उपलब्धि कि इसने क्या क्या सांस्कृतिक उपलब्धियों के दौरान क्या क्या इसने निर्माण कार्य करवाया। सांस्कृतिक उपलब्धि, यदि इसकी बात करें तो ये पहली चीज के विष्णु का उपासक है। इसका भगवान विष्णु का उपासक है। ठीक है, अब विष्णु का उपासक है तो ये विष्णु जी के मंदिर बनवाया। तो इसने चतुर्भुज मंदिर बनवाया ग्वालियर में। कौन सा? चतुर्भुज, चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? ये ग्वालियर में। ठीक है, किसको समर्पित है? तो विष्णु जी को। मंदिर किसको समर्पित है? विष्णु जी को। ठीक है, अब इस मंदिर की खास बात क्या है? इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर को शून्य का प्रयोग पहली बार हुआ ऐसा माना जाता है। शून्य का प्रयोग पहली बार शून्य का प्रयोग हुआ इस मंदिर। शुरुआत कहाँ से मान रहे हैं? इसी मंदिर से मान रहे हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात है यह। दूसरी, हम तेली मंदिर की बात करते हैं। सेकंड क्या बनवाया है? तेली मंदिर। ये भी कहाँ है? ग्वालियर में। तेली मंदिर का निर्माण करवाया है। तेली मंदिर भी कहाँ है? ग्वालियर में। ठीक है, अब इस मंदिर का हम क्यों नोट डाउन कर रहे हैं? क्योंकि ये मंदिर जो है ये द्रविड़ शैली में है। कौन सी शैली में है? द्रविड़ शैली में बना हुआ है, इसलिए हमें ये मंदिर पढ़ना होता है। ठीक है, तो आप ये दो मंदिर, इसके अलावा तरनेतर जो मंदिर है, कौन सा? तरनेतर।
तरणेतर मंदिर ये कहाँ है? गुजरात में। इस मंदिर का निर्माण भी इसी के समय हुआ, इसी के शासनकाल में किया गया। ठीक है। इसके अलावा वीरभोज की खास बात है कि इसने चांदी के सिक्के चलाए। कौन से सिक्के चलवाए? चांदी के। ठीक है। कैसे सिक्के चलवाए इसने? चांदी के सिक्के। क्या कहा गया इन सिक्कों को? द्रव्य। द्रव्य। कौन से? द्रव्य। द्रव्य सिक्के चलवाए इसने। और इस सिक्कों पर क्या किया इसने? आदि वराह अंकित करवाया। क्या करवाया? आदि वराह। आदि वराह लिखवाया इसने इन सिक्कों पर। ठीक है। इसके समय की बात करें तो पहेवा जो है वो व्यापारिक केंद्र था। पहेवा। पहेवा है, पहेवा। पहेवा नहीं, पहेवा। पहेवा क्या था? व्यापारिक केंद्र। प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था पहेवा। ठीक है। और इसमें बताया जाता है कि भारत की राजधानी कन्नौज जब भारत की राजधानी के रूप में बना, कन्नौज जब प्रतिहारों की राजधानी बना, तो इसने जो जौहरियों की थी वो 300 दुकानें बताई जाती हैं लगभग। कंफर्म नहीं करें, लगभग। कितनी दुकानें? 300 दुकान। नॉर्मली याद रखने को किसी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में लिखते हैं। यह विष्णु का उपासक था। ठीक है। इसने अनेक निर्माण कार्य करवाए। फिर में अपन बात करते हैं मंदिरों में। पहला चतुर्भुज मंदिर। कहाँ स्थित है ये? ग्वालियर में। ठीक है। इसने ग्वालियर में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। और यह मंदिर किसको समर्पित है? तो यह मंदिर किसको समर्पित है भाई? भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है। इस मंदिर की दूसरी खास बात, इस शून्य का पहला प्रयोग यही उसे हुआ होगा। संभावना फिर भी लिख लेते। शून्य का पहला प्रयोग होता है। दूसरा और इम्पोर्टेंट मंदिर क्या है जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है? वो है तेली मंदिर। तेली मंदिर ये भी कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। खास बात, यह द्रविड़ शैली का मंदिर है। कैसा है? द्रविड़ शैली का मंदिर। यह द्रविड़ शैली का मंदिर है। तीसरा मंदिर तरणेतर मंदिर। ये कहाँ स्थित है? गुजरात। ओके। तो ये तीनों मंदिर हो गए। तीनों मंदिर आपको नोट करने हैं। उसके बाद हमें आगे क्या पढ़ना है? आगे पढ़ना है हमें कि इसने चांदी के द्रव्य सिक्के चलाए। इसमें चांदी के द्रव्य सिक्के चलाए।
सिक्के चलाए, जिन पर आदि वराह अंकित करवाया, आदि वराह अंकित करवाया। ठीक है, इसने इन्हीं सिक्कों पर क्या लिखवाया? आदि वराह। इसके समय पेहवा वर्तमान कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो है इसके आसपास का जो क्षेत्र है वर्तमान, और कुरुक्षेत्र कहाँ है भाई साहब जी? हरियाणा। पेहवा जो था व्यापारिक केंद्र था, इसके समय पेहवा जो था ये कैसा था? व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था। यहाँ जौहरियों की लगभग 300 दुकानें थीं। यह घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। यह घोड़े का, घोड़े नहीं घोड़ों, यह घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास इतनी ही। आज की क्लास में हमने मिहिर भोज के बारे में अध्ययन किया और मिहिर भोज का पूर्ण अध्ययन कर लिया। कल हमारी क्लास जो होगी वो महेंद्रपाल महिपाल को लेकर के होगी, और कल की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हमारी जितने भी प्रतिहार हैं वो सभी समाप्त हो जाए। उसके बाद हम राजौड़गढ़ के प्रतिहारों पर बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको हमसे कोई भी बात कहनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।